नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। क्योंकि नई सरकार के गठन के साथ ही पहले दिन से ही मतलब केंद्र में जो नई सरकार का गठन हुआ, गठन के साथ ही ये कयास लगाए जाने लगे या लोग अटकलें लगाने लगे कि भाई नीतीश कब साथ छोड़ रहे हैं, कब साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने बीजेपी पर दगाबाजी करने का आरोप लगा दिया, मतलब बीजेपी वाले ने हमें मदद नहीं किया है, तो फिर सवाल तो खड़े होने स्वाभाविक है। हालांकि देवेश चंद्र ठाकुर बरबोलेपन के रूप में जाने जाते हैं। वो पता नहीं उन पर उम्र का असर है या क्या है। जब से सांसद बने हैं तो कुछ न कुछ ऐसे विवादास्पद बयान वो देते रहे हैं जिस वजह से पार्टी और सरकार कभी कभी अक्सर असहज हो जाती है। पिछले बार वो कह दिए कि जो हमको वोट दिया है उसी का काम करेंगे, दूसरा कोई मेरे यहाँ नहीं आएगा। बड़ा बबेला मचा। एक आज से 3-4 दिन पहले कोई रात में फोन किया तो उसको गलिया दिए और अब कह रहे हैं कि भाई हम अपने व्यक्तित्व से जीते हैं, हमारे जीत में किसी की कोई भूमिका नहीं है। तो जरा सुन लीजिए पहले कि उन्होंने क्या कहा है और उसके बाद स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रिया आई है यहाँ बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जरा देवेश चंद्र ठाकुर को सुन लेते क्या कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर। कोई दल नहीं है बिहार में जिसके अगेंस्ट में नहीं लड़ा हुई सीतामढ़ी का चुनाव। हर दल के लोगों ने वहां टांग खींचने का काम किया और मुझे जिताने का काम अगर हुआ है, मेहनत पूरा ऑफिस संभालने वाले मनीष जी हैं और ये भी जानते हैं, अगर जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और हजार दलों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव को जीता। यही नहीं तो वहां आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। बीजेपी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। हकीकत यही है, इशारा को समझिए। लेकिन ये जो व्यक्तिगत हमने रिलेशन सबसे रखा और वो मेरा स्वभाव है, वो कोई चुनाव के चलते या वोट के चलते नहीं है, वो शुरू से है। तो आपने सुना और चलिए अब सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी से हम समझना चाहेंगे कि ये राजनीति। अभिषेक जी आपका स्वागत है। देवेश चंद्र ठाकुर जी की प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी। स्वागत समारोह था उनका और उसमें जिस अंदाज से अपनी बातों को रखा है, तो बीजेपी ने भी बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और नीरज बबलू ने तो यहाँ तक कह दिया हम तो उनके प्रचार अभियान में, तो नीरज बबलू की भी बात को आप सुन लीजिए, फिर हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं, इस तरह का उलझन वाला बयान उनको नहीं देना चाहिए। जहाँ तक मदद करने का सवाल है तो मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पे हूँ। मैं उनके चुनाव में 2 दिन जाके रहा था और अच्छा खासा हमने प्रयास करके मेहनत करके उनको मदद भी पहुँचाया और मैं अपने मन से नहीं गया था। मैंने भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे जहाँ भी गया वहाँ जाके काम किया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी ने हमें मदद नहीं किया। एनडीए मजबूती से हमारे सबके साथ काम किया है। जो भी लोग जीते हैं वो एनडीए के दम पर जीते हैं। ये कहना हम समझते नहीं है कि ये सही बात है। अभिषेक जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी है? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, इसमें 2 बातें निकलकर सामने आ रही है और दोनों के पहलू एक तो व्यक्तिगत हो जाते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर से जुड़े हुए, और एक राजनीतिक होते हैं। पहले व्यक्तिगत पर आते हैं या पहले राजनीतिक पर ही चर्चा करते हैं। आज श्रवण कुमार ने भी कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के संबंधों की तल्खी भी सामने आ रही है। और तल्खी कैसे सामने आ रही है? देवेश चंद्र ठाकुर को देखिए। देवेश चंद्र ठाकुर कुछ बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। उन्हें नीतीश कुमार का भरोसेमंद लोगों में से एक माना जाता है। देवेश चंद्र ठाकुर को नीतीश कुमार ने उस सदन का सभापति बनाया जहां वो 18 साल से मेंबर है। राज ठाकरे ने जिस समय उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था 2006 में, नीतीश कुमार ने देवेश चंद्र ठाकुर को ही भेजा था राज ठाकरे के पास। और देवेश चंद्र ठाकुर की जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो भी भूमिका रही हो, नीतीश कुमार के से वो व्यक्तिगत तौर पर काफी करीब। और नीतीश कुमार की राजनीति को अब देखने की कोशिश करें तो एक बात साफ हो जाती है कि
नीतीश कुमार को जब भी कोई बड़े राजनीतिक निर्णय लेने होते हैं, अपने मुंह से वो कुछ नहीं बोलते। सबसे पहला इंडिकेशन मिलता है कि वो चुप हो जाएंगे, अंतर ध्यान हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार सार्वजनिक जीवन में है भी या नहीं। और उनके लोग बोलना शुरू करेंगे। और नीतीश कुमार खुद तभी एक छोटी सी बाइट देने के लिए आएंगे राजभवन के गेट से या कहीं और से, जब स्क्रिप्ट पूरी तरह से लिखी जाने वाली, लिख दी गई होगी, फिल्म रिलीज होने वाली होगी। अच्छा। तभी वो सामने आते हैं। तो अभी देखते जाइए, देवेश चंद्र ठाकुर, श्रवण कुमार, हो सकता है एक आध दो लोग और आ जाए बोलने के लिए। तो मनीष वर्मा भी दिल्ली आकर इंटरव्यू दे रहे हैं। खैर, अब इसके आगे की बात करते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर पर आते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने ये जो कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत संबंध बनाए लोगों से, व्यक्तिगत रिश्ते की वजह से उन्हें वोट मिला, कोई पार्टी मायने नहीं रखती है, इस बयान का बोलूं आप तो यही था। और अभी 10-15 दिनों पहले जो देवेश चंद्र ठाकुर का एक विवादास्पद बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई इतने लोगों का काम किया लेकिन मदद नहीं किया। कौन सी बात सही मानी जाए? पहली बात तो यह है कि जाति की बात जब उन्होंने की कि अमुक अमुक जाति के लोगों को मैंने इतनी मदद की, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आज कह रहे हैं कि किसी पार्टी की वजह से नहीं, 20-25 सालों में जिस प्रकार से लोगों के साथ उनका रिश्ता रहा, लोगों को मदद की, इस वजह से वो जीते। ये बात पचती नहीं है। ये बात जरूर है कि सीतामढ़ी में स्थापित जातीय समीकरणों को धत्ता बताकर वो सांसद बने। सीतामढ़ी लोकसभा सीट के कंपोजिशन में ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद 50-55 हजार से ज्यादा नहीं बताई जाती, और वहां से वो एक ब्राह्मण समुदाय से आने के बावजूद सांसद बने हैं। तो निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड का आधार वोट और भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट तो उन्हें मिला ही होगा। हाँ, कह सकते हैं कि वैसे मतदाताओं में से कुछ वोट इस रिएक्शन में चले गए होंगे कि सुनील पिंटू का, जो वैश्य समाज की ही अति पिछड़े में जो तेली समाज आता है उससे आते हैं, उनका टिकट कट गया था। तो हो सकता है कि एक आध समुदाय के लोग या तो घर में बैठ गए हो, या उनमें से कुछ लोग जाकर इनके खिलाफ वोट दिया है। लेकिन आप जरा बताइए, बिहार में बीजेपी का आधार क्या है? सवर्ण प्लस वैश्य। नीतीश कुमार का आधार क्या है? नीतीश कुमार का आधार है लौकुश समीकरण, अति पिछड़ा, महादलित। अब जब उन्हें जेडीयू का वोट नहीं मिला, भाजपा का वोट नहीं मिला, तो क्या 50-55 हजार जो ब्राह्मण मतदाता उस क्षेत्र में है, उसी के बूते वो सांसद बन गए, जो उनकी बिरादरी का वोट है। उसी बिरादरी के वोटों को भी कहा जाता है कि बीजेपी का आधार वोट है। खैर चलिए, जाति के नाम पर उनको मिल गया होगा, तो क्या उसी से, उस पर तो उनकी जमानत नहीं बचती। सही बात। ये सीतामढ़ी की स्थिति है कि जो बयान वो दे रहे हैं, पहली बार दरअसल जनता के बीच से सीधे चुनकर आए हैं देवेश चंद्र ठाकुर। इसके पहले वो उच्च सदन में जाते थे, विधान परिषद में जाते थे, कभी विधानसभा गए नहीं। लोकसभा भी पहली बार गए। 2014 से ही प्रयासरत थे कि वो सांसद बने। और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भी कहा जाता है कि वो पहुंचे थे। ये अलग बात है कि वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुड बुक में नहीं आते हैं, खुद बड़ी मुश्किल से जीत कर पहुंचे हैं। लेकिन कहा जाता था कि उन्होंने गलत दरवाजा खटखटा दिया, इसलिए 2014 में उन्हें भाजपा का टिकट नहीं मिला। तो देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान में मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा दम्भ नजर आता है कि वो अपने बूते जीत कर पहुंचे हैं। अपने बूते तो जॉर्ज फर्नांडिस को 22,000 वोट आया था मुजफ्फरपुर में। जिन जॉर्ज फर्नांडिस ने मुजफ्फरपुर के लिए इतना कुछ किया था, तो देवेश चंद्र ठाकुर को भला अपने बूते इतने वोट मिल जाएंगे, ये बात मैं नहीं मानता। पप्पू यादव को भी अपने बूते इतने वोट नहीं मिलेंगे ना। पप्पू यादव को भी जो वोट मिले, ज्यादातर वोट वैसे थे जो लोगों में दिख रहा था कि एनडीए हराओ, नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट को हराने के लिए जो वोटर प्रतिबद्ध था, उस वोटर को दिख रहा था कि बीमा भारती मुकाबला नहीं दे पा रही है, पप्पू यादव ज्यादा दमदार कैंडिडेट है। वो वोटर ही फ्लोटिंग वोटर बन गया। लेकिन तब भी देवेश चंद्र ठाकुर की तुलना में कम से कम 5 से 10 गुना ज्यादा बड़ा व्यक्तिगत वोट पप्पू यादव का पूर्णिया में जरूर था। तो देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान से तो कम से कम मैं उससे सहमति नहीं व्यक्त करूं, मैं उससे एग्री नहीं हो सकता कि व्यक्तिगत रूप से ठीक है, आपने लोगों की मदद की है, मैं भी जानता हूं कि आप लोगों की मदद करते हैं, और लोगों की मदद करने और नहीं करने से कोई सांसद बनता तो राधा मोहन सिंह 7 बार सांसद है, बिहार के सीनियर मोस्ट एमपी है। राधा मोहन सिंह का नाम, संतोष जी, आप मोतिहारी में जाकर किसी जाति धर्म के लोगों से पूछिए, खुद उनके समुदाय से जाकर लोगों से जाकर पूछिए,
तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग लोग करते हैं, राधा मोहन सिंह का नाम सुनते ही, जो शब्द हम सार्वजनिक जीवन में नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी वोट उन्हें मिल जाता है, इसलिए कि व्यक्तिगत वोट नहीं होता, पार्टी और गठबंधन के आधार वोट और परिस्थितियों के सांसद वो बनते हैं, जैसे परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। लेकिन तो ये देखिए अभिषेक जी, जी। 7 बार सांसद, 9 बार अब हो गए राधा मोहन, 7 बार। 7 बार। तो परिस्थितिक सांसद क्या होता है भाई? 7 बार तो मैं बता देता हूं परिस्थिति का सांसद। जनता दल और बीजेपी में स्ट्रेटेजिक अलायंस था 1989 में। वो फोर्स की आंधी में जनता दल ने मोतिहारी में कैंडिडेट नहीं दिया, राधा मोहन सिंह जीत गए। 1996 में रामो वामो के सीपीआई का, जिसको जनता दल का समर्थन प्राप्त था, लालू यादव का, मुस्लिम कैंडिडेट थे, कैफी साहब वकील थे, उनसे मुकाबला था, वो ये जीत तो गए। अलग बात है ना। देखिए अच्छा, अब आगे आइए। करगिल की लड़ाई के बाद फिर 98 हारने के बाद 99 करगिल में जीत गए। 2004 में वेव नहीं थी, हार गए। 2009 से राधा मोहन सिंह ही क्यों, संजय जायसवाल भी जीत रहे हैं, शिवहर की सीट भी लगातार जिधर नीतीश कुमार है जीत रहे हैं। 2014 के त्रिकोणीय मुकाबले को छोड़ दे तो कौन हार रहा है? सुशील सिंह इस बार हार गए, नहीं तो वो भी जीत रहे थे 2009 से। सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी 2009 से पटना साहिब जीत रही है, जबकि 4 में हार गई थी, रामकृपाल यादव से सीपी ठाकुर हार गए थे। 2009 से राधा मोहन सिंह ही चौथी बार जीते हैं, ऐसी बात नहीं है, संजय जायसवाल भी जीते हैं। राजीव प्रताप रूडी भी 9 में मामूली वोट से हार गए थे, लालू यादव रेल मंत्री थे, उनका अपना ग्लैमर था 9 में, इसलिए वो हार गए थे, नहीं तो वो भी लगातार जीत रहे हैं। कौन नहीं जीत रहा है? तो उसको देखिए, राधा मोहन सिंह वाकई परिस्थितियों के सांसद है, संजय जायसवाल परिस्थितियों के सांसद है। अरे भाई, ये कोई मतलब तब तो सब परिस्थिति के सांसद है ज्यादातर बिहार में। इस बात को कहने में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, आप देखिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनको अपने दम पे वोट नहीं मिल रहा है। अरे किसके दम पर भाई? आरके सिंह नहीं, किसके दम पर वोट मिलेगा भाई? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार, किसके दम पर? इन सब के तुलना में आप व्यक्तिगत जीत, पप्पू यादव की जीत को कुछ हद तक मान सकते हैं, व्यक्तिगत जीत आप सुधाकर सिंह की जीत को कुछ हद तक मान सकते हैं। आप सासाराम की सुरक्षित सीट पर जो मनोज राम बिहार में जीतकर पहुंचे हैं, वो बिहार की सबसे बड़ी व्यक्तिगत जीत आप मान सकते हैं कि सुरक्षित सीट पर चुनावी हिंदुत्व की लेबोरेटरी जिसे कहते हैं, उसे ध्वस्त कर दिया गया। नहीं तो मनोज राम क्या था वहां? मनोज राम की क्या राजनीतिक हैसियत थी वहां? कांग्रेस पार्टी की थी, जीत गए, कांग्रेस पार्टी को जी, इसलिए वही मैं कह रहा हूं कि तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का बिहार में बहुत बड़ा आधार है नहीं, ये सच्चाई है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर कोई व्यक्तिगत रूप से जीत करके जाता है। हालांकि 2009 में भी लालू यादव का समर्थन नहीं था, लेकिन मीरा कुमार जीत कर गई थी, स्पीकर भी बनी थी। उस सीट की स्थितियां ऐसी है पर हमारी जीत निश्चित तौर पर भाजपा और जदयू दोनों के आधार वोटों के अधिकांश हिस्से उन्हें मिले, इसकी जीत है, ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो बात है। देवेश चंद्र ठाकुर कितना भी गाल बजा ले, विधान परिषद का चुनाव और संसद बनने दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने लालू की तारीफ की है कि वो दोस्ती निभाते हैं, जदयू पर भी कटाक्ष किया है और बीजेपी पर और ज्यादा कटाक्ष कर दिया है कि अपने लोगों को समझने की जरूरत है। फिर नीरज बबलू का भी बयान आया, श्रवण कुमार भी कुछ बोल गए। तो ये जो कुछ चीजें चल रही हैं, मतलब देखिए सरकार गठन के बाद से ही ये चीजें आ रही है कि कभी भी नीतीश पाला बदल सकते हैं। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय फलक पर जो स्थिति है, उस स्थिति में देवेश चंद्र ठाकुर का बयान का मतलब क्या है, ये हम समझना चाहते हैं। देखिए, इसके 2 मायने हैं। पहली चीज ये कि लालू यादव की प्रशंसा देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा, और दूसरी चीज कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में क्या करेंगे। तो दूसरे सवाल का सबसे बड़ा जवाब यही है, इस देश में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अभी राष्ट्रीय आलोचना का केंद्र बने हुए हैं, और सिर्फ इस वजह से बने हुए हैं क्योंकि हर जगह, आप बिहार ही नहीं पूरे देश के किसी हिस्से में जाइए, चाय की दुकान या नुक्कड़ पर राजनीतिक चर्चा आप शुरू कर दीजिए या सुन लीजिए, चुपचाप बैठ करके अगर कहीं चर्चा हो रही है तो लोग यही कहते नजर आएंगे कि इन्हीं दोनों की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी अकेले 240 लाया है, क्या आप लोगों को थोड़ी जनता वो नहीं देख रही है, जनता अभी वो नहीं देख रही है। नहीं, आप जनता को कुछ और दिखाना चाहिए, इसका कोई मतलब थोड़ी है। देखिए, हम नहीं दिखाना चाहेंगे, हम क्यों दिखाना चाहेंगे? हम लोग को नहीं मिला है कोई जनता ये कहते हुए। नीतीश कुमार गठबंधन में पहले से अभी देखिए, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी के गठबंधन को 293 सीटें मिली है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, ये सच्चाई है।
लेकिन इंडिया गठबंधन सत्ता के बेहद करीब तक पहुंच गया है, यह भी एक सच्चाई है। और नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक जी मिनट सुन लीजिए, कांग्रेस अकेले जहां 10 राज्य में चुनाव लड़ी तो वहां 28 सीट जीत गया है, किसको कहिएगा इंडिया गठबंधन? जहां ये बात हम आप समझते हैं ना। अब आप देखिए, ये बात हम आप रही है, जनता समझ रही है, जनता को मत कहिए। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू विलेन आप पत्रकारों के नजर में है, जनता तो भाई उसको वोट किया है ना, दोनों गठबंधन में था। अब आपको देखिए, मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। शंभू बॉर्डर पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा उनके बीच जाके बात कीजिए। मुखर्जी नगर में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बीच आप जाकर के बात कीजिए। सरकारी वैकेंसी नहीं निकलने से जो परेशान नौजवान हैं, अग्निवीर वाले जो लोग हैं, उनसे बीच जाकर के बात कीजिए, जो एक पॉपुलर परसेप्शन बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। जो ओल्ड पेंशन मांगने वाले लोग हैं, जिनको पुरानी पेंशन व्यवस्था चाहिए, इन लोगों से जाकर के आप बात कीजिए। समाज के अलग अलग सेक्शन यही है। तब आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को किस नजरिए से भी देखा जा रहा है। रही बात देवेश चंद्र ठाकुर की, नीतीश कुमार के बेहद करीबी है। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार जो निजी बातचीत में बोलते होंगे, उसका इंपैक्ट हो सकता है कि वो सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हुए नजर आए, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं, उनके बगल में अभिषेक झा बैठे हुए हैं, जदयू प्रवक्ता, और वो शायद कैंडिडेट भी हो रहे हैं ना। तो गया वो तो विधान परिषद के, हमको तो लगता है अभिषेक झा को सेट कर दिया आदमी। हम तो सुने हैं कि उन्हीं की मर्जी से टिकट मिला है अभिषेक झा को, या मिल रहा है। अच्छा। तो सवाल ये है, देखिए सवाल ये है कि देवेश चंद्र ठाकुर तो 3 चीजें उनके साथ। सांसद बनकर के गए, सांसद बनने के बाद हो सकता है मंत्री बनने की भी आकांक्षा रही हो। बहुत लोग यहाँ तो जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद मंत्री बनना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें रही हो, और विधान परिषद में ये सभापति के पद पर थे। यहाँ एक अलग तरह का और था उनका, वो सारी चीजें हैं। और एक अच्छा, सांसद बनने की तमन्ना उनके दिल में लंबे समय से थी। सांसद बन करके गए, तो सांसद बन के जाने के बाद क्या स्थिति? अब आप देखिए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार तो उसी तरह से चला रहे हैं जिस तरह से 14 से 24 चला रहे थे। तो इस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता को चला रही है, तो देवेश चंद्र ठाकुर की सुनने वाला वहां कौन है? दूसरी तरफ लालू यादव की जो प्रशंसा की है, उस पर हम आ रहे हैं। लालू यादव दरअसल, संतोष जी, सीतामढ़ी में किसी वैश्य समुदाय के व्यक्ति को टिकट दे दिए होते, तो 50,000 से जो जीत हार दिख रही है, यादव समाज के व्यक्ति को टिकट देकर लालू यादव ने पूरे इंडिया अलायंस को एमवाई गठबंधन तक ही काफी हद तक सीमित कर दिया था, कि उसके बाहर वोट लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी आरजेडी को। बेहद बहुत सौम्य आदमी है अर्जुन राय, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, बहुत सभ्य आदमी, अच्छे आदमी। तो वहां तक जो उन्होंने सीमित कर दिया, इसका फायदा भी इन्हें मिला है। अगर कोई एक समुदाय वो जोड़ करके ले जाते, तो स्थितियां अलग होती। ये बात तो करीब करीब तय है कि स्थितियां इनके खिलाफ जा सकती थी। तो हो सकता है कि अब उसके पीछे कहीं कोई डील रही हो, कहीं कोई खेल रहा हो कि लालू यादव को छोड़कर किसी दूसरे को समुदाय के व्यक्ति को टिकट ना दे दे, एमवाई में ही अपने टिकट को सीमित रखें, उसका ये आसान उतार रहे हो। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर के व्यक्तित्व को जितना मैं जानता हूं, इमोशनल आदमी है। किसी की मदद करते हैं तो दिल से मदद करते हैं, और पता चला कि वहां उन्हें धोखा मिलता है जिसको इन्होंने मदद दी है, उसके बाद इनका गुस्सा फूट पड़ता है। ये सारी चीजें उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, और आमतौर पर राजनेता का व्यक्तित्व देवेश चंद्र ठाकुर जी का ये बयान, अभिषेक जी, ये जो बयान है, इस बयान को सीरियसली लिया जा सकता है कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच चल रहा है। देखिए, दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है, ये बात मोटे तौर पर कही जा सकती है कि चल रहा है। इसलिए नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। बीच बीच में तो कहीं निकलते थे, मीडिया बाइट 2 मिनट का दे देते थे, 3 मिनट का कहीं सब घेर लेते थे। अलग अलग चैनल वाले लोग तो कुछ कह देते थे, और कुछ ना कहे तो इतना ही कह देते थे कि 2005 के पहले कुछ था जी। घर में से निकलते थे तो वापस कब लौटेंगे, तब तक घर का लोग टेंशन में रहता था। कहीं रोड बिजली कुछ था, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब बात इतना तो कही देते हैं ना, क्या और बोल देंगे। सब अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। कुछ पर्यावरण पर बोल देते थे कि 100 साल में दुनिया ही खत्म हो जाएगी, दिन भर मोबाइल लेके सब चला रहा है। कुछ कुछ तो बोल देते थे। आजकल वो बोल ही नहीं रहे हैं। अब देखिए, विधानसभा के अंदर उन्होंने कुछ बोला, और उसके पहले और उसके बाद में नीतीश कुमार का दर्शन दुर्लभ हो गया है। नहीं, आजकल फिट हो गए हैं।
पहले वाला हम नीतीश उस पर कुमार सवाल नहीं नहीं है। उठा रहे, नीतीश कुमार फिट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार दिख क्यों नहीं रहे? और नीतीश कुमार दिखना कब बंद करते हैं? नीतीश कुमार दिखना बंद करते हैं तब जब वो राजनीतिक तौर पर कोई कुछ बड़ा करने की सोच रहे होते हैं। आप मतलब याद आपको कीजिए लग जब रहा है कि आरसीपी सिंह राजनीतिक का तौर टिकट पर काट रहे थे, आरसीपी सिंह का टिकट काट रहे थे, घटना आपको बता दें, कुछ नहीं बोल रहे थे। ये जून के का आखिरी महीना था 2022 का, तकरीबन 40 दिन बाद वहां खेल हुआ था 9 अगस्त 2022 को। हरेंद्र सिंह उनके पुराने उनके साथ रहे, बिहार पुलिस में भी रहे, पुराने उनके साथ रिटायर हो गए तब भी उनके साथ है, उनके बेटे या बेटी किसी की शादी थी, वहां नीतीश कुमार पहुंचे, वहां आरसीपी सिंह मिले। ये एक उनका सार्वजनिक प्रदर्शन देखने को मिला कि नीतीश कुमार यहां पर दिख रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार कब दिखते हैं? नीतीश कुमार दिखते हैं 7 अगस्त 2022 को। 9 अगस्त को बिहार में खेल हुआ था, 7 अगस्त को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय हथकरघा दिवस, वर्ल्ड हैंडीक्राफ्ट डे शायद है उस दिन। हथकरघा पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, समय शाहनवाज हुसैन भी मंत्री थे और भी बाकी मंत्री नीतीश कुमार के अगल बगल बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस मुस्कुरा रहे हैं। उस बैठक के बाद चूंकि हमने ही खबर चलाई थी 5-6 अगस्त को भी और 29 या 30 जुलाई को भी खबर चलाई थी, दूसरे चैनल में था तब मैंने खबर चलाई थी कि बिहार में सावन के महीने में ही खेल हो रहा है। उस इस हथकरघा बार भी दिवस से अब चला निकलकर है अभिषेक जी, इस बार भी चला है, सावन में खेल होगा। जी एक अब आगे हम आपको बता रहे हैं। उस हथकरघा दिवस से निकलकर एक मंत्री महोदय बिहार में जो बीजेपी कोटे से आते थे, नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने मेरे पास फोन किया और उन्होंने फोन करके कहा कि देखिए आपकी खबर गलत निकलेगी, मुख्यमंत्री जी खूब अच्छे से हम लोगों से बात कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, दिल्ली आ रहे हैं, आपसे मुलाकात होगी। हाँ, दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई तब तक वो पूर्व मंत्री हो चुके थे। ये बात हम नाम नहीं खोलेंगे, लेकिन 7 अगस्त को हथकरघा दिवस से निकलकर उन्होंने मुझे फोन किया था। तो इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बोलते बहुत कम है, क्यों? वही सार्वजनिक समारोह आ जाए, निकल जाए, 2 मिनट बाइट दे दे, अलग बात है, लेकिन आमतौर पर जब नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर कुछ सोचने विचारने की प्रक्रिया में होते हैं, आप देखिए 2022 में या 2017 में ही देखिए ना, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण में दिल्ली गए और 1 महीने से चुप थे। बस जेडीयू के लोग कह रहे थे कि एक्सप्लेन कर दीजिए वो लैंड फॉर जॉब या बाकी जो ईडी वाले मामले चल रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार चुप थे। और किस रूप में सामने आया था? तो नीतीश कुमार की आप चुप्पी, मान रहे हैं कि जो रूप दिख रहा है उसमें नीतीश का बाहर जाना तय है। देखिए नीतीश पर ही आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव की गतिविधि को भी तो देखिए। हम पत्रकार कड़ियों को कैसे जोड़ते हैं? नहीं, तेजस्वी यादव तो बीमार है भाई। लालू परिवार ने सार्वजनिक तौर पर उनकी बीमारी को लेकर कुछ कहा है? नहीं, हाँ, अरे भाई हम तो जानते हैं। आप ये देखिए, व्हील चेयर पर बीमार होते हुए मुलायम सिंह यादव संसद में आ जाते थे, संसद की कार्रवाई में बैठते थे, भाग लेते थे, जितना बोलना होता था बोलते थे। हम लोगों ने देखा है उस मंजर को। नहीं, इनको डॉक्टर एकदम पूरी तौर पर बेड रेस्ट का है, इसमें कोई बात नहीं है। अब बेड रेस्ट कहा, बेड रेस्ट के बाद बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई बिहार में, राजद के लोगों की प्रतिक्रिया भी देखिए संतोष जी, राजद के लोगों की प्रतिक्रिया भी बहुत माइंड है। तेजस्वी यादव फॉरेन जा रहे हैं, तेजस्वी यादव पटना पहुंच रहे हैं, लेकिन 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए असेंबली में बैठ जाएंगे तो तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। कई सारे, मैं आपको बता दूं, जिला स्तर के पदाधिकारी एयर एम्बुलेंस से आए थे, एयर एम्बुलेंस से। नहीं तो इस बारे में राजद मतलब को क्या कहना चाहते हैं कि तेजस्वी की चुप्पी, नीतीश का चुप्पी, देवेश चंद्र ठाकुर का कहना, मतलब सरकार खेला हो गया, अब सरकार जाएगी। खेला हो गया पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन देखिए नीतीश कुमार अपने हाथ में दोनों चीजें लेकर चलते हैं। एक तरफ दरवाजा खुला रहता है तो दूसरे कैंप में खिड़की खुली रहती है, ये बात एकदम क्लियर है। ऐसा नहीं है कि अगर नीतीश कुमार खिड़की खुल गया, दरवाजा नहीं खोले, खिड़की खुल गया। अरे सर, खिड़की तो तब से खुली हुई है, 28 जनवरी से ही खुली हुई है, जब वो इधर आके शपथ ले रहे थे। अच्छा, खिड़की उनकी बंद कहाँ होती है? भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता टूट गया था क्या? मोतिहारी में राष्ट्रपति के सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में सितंबर में क्या कहा था उन्होंने? अरे आपके साथ हमारा रिश्ता कभी खत्म होने वाला है, कहा था ना सितंबर के महीने में। 4-5 महीने बाद हुआ था खेल, लेकिन कहा तो था नीतीश कुमार ने, और लोगों को संकेत मिलने लगा था कि क्या हो रहा है। तो मतलब सवाल ये नहीं है, देखिए
देखिए देखिए अब क्लियर कट सुनिए ना, घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए अभिषेक जी, सीधा सवाल। जी तेजस्वी की चुप्पी, नीतीश की चुप्पी और देवेश चंद्र ठाकुर का बयान, क्या ये माना जाए कि बिहार में 2-4-5 महीने के अंदर में सत्ता समीकरण बदल जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा इंडिकेटर इसमें जानते हैं क्या है कि अब 10 दिन में सत्ता बदल जाएगी, इसका इंडिकेटर तब मिलेगा जब नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता है, आरजेडी पर हमलावर रहते हैं, वो आरजेडी पर अटैक करना कब बंद करते हैं, ये बंद ध्यान किए रखिए। हुए हैं, कहाँ आ रहे हैं इधर? नहीं तो इधर बार आरजेडी बार पटक, होटवार, कैदी नंबर इतना, पटना में इतने बीघा, इतने कट्ठा जमीन, वो सब बंद ये है, वो सब बंद है। अभी तो नीरज जी नीरज का कोई कुमार बयान नहीं अगर आ रहा है। देखिए, नीतीश कुमार के पास अलग अलग मोहरे हैं, मैं आपको बता देता हूं। जब हम्म, उनको अटैक करना होता है राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, जब राजद से दूरी बनानी होती है राजद के साथ, तब नीरज कुमार जैसे प्रवक्ता को एक्टिव किया जाता है। निखिल मंडल मतलब जैसे लोगों को, खैर आजकल वो प्रवक्ता अभिषेक नहीं जी, है। नीरज भी चुप है, नीरज भी चुप है, श्रवण कुमार बोल ही दिए, देवेश चंद्र ठाकुर का ही गया, तेजस्वी भी चुप ही है, नीतीश भी चुप है। मतलब सावन में इस बार खेला हो जाएगा। तब ये पक्के तौर पर तो नहीं कर सकते कि सावन में हो जाएगा, नीतीश कुमार चाहे तो हो जाएगा। भादो में, देखिए जी, भादो देखिए में खेला तो होगा, ये तय मानिए कि भारतीय कितना जनता दिन पार्टी में? के साथ नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि बीजेपी के कोर वोटर का इस बार नीतीश कुमार को, जो मेरे पास जमीनी फीडबैक है वो मैं आपको बता रहा हूं, जब मेरे पास फीडबैक है, आपके पास फीडबैक है, तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के पास फीडबैक होगा। बीजेपी के कोर वोटर का वोट, जो पिछली बार चिराग मॉडल के रूप में बिहार की तकरीबन आधी, जेडीयू की अधिकांश विधानसभा सीटों पर छिटक गया था, इस बार भी नीतीश कुमार को बीजेपी का कोर वोटर वोट करने की स्थिति में शायद ही आ पाए। ये नीतीश कुमार को पता है। गठबंधन क्या होता है? गठबंधन कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने के लिए नहीं होता है। गठबंधन होता है वोटों के म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए। इसका कोई सिद्धांत उसूल नहीं होता है। अगर वाम मोर्चा के लेफ्ट फ्रंट के गठबंधन को छोड़ दे तो इस देश का कोई भी गठबंधन सिद्धांतों पर टिका हुआ गठबंधन नहीं, चाहे इस खेमे का हो या उस खेमे का हो। सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, मतलब इस सब का ये मान गठबंधन लिया छोड़ जाए ना दीजिए, कि कोई नीतीश, अभिषेक जी, अब वक्त थोड़ा कम है, मतलब ये जी। मान लिया जाए कि जल्द ही नीतीश पाला बदल लेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले तो बदल लेंगे, ये तो करीब करीब चलिए, तय मानिए। अब विधानसभा चुनाव कब कराएंगे उसके हिसाब से तय होगा, वही जानते हैं। लेकिन लालू यादव का वोटर नीतीश कुमार से दगा करके भाजपा को जाके वोट दे आएगा, ये बात लालू या नीतीश कुमार भी जानते हैं कि नाराज भी होगा तो वोट कम ही को देगा। इक्का ठीक है, दुक्का चलिए। किसी कैंडिडेट से दोस्ती ना हो अलग बात है, उस पसंद ना हो अलग बात है, लेकिन हम्म, भारतीय जनता पार्टी का वोटर कई जगह छिटक जाता है। कहीं शंकर सिंह ढूंढ लेगा, कहीं प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को ढूंढ लेगा। जहां कांग्रेस पार्टी रहेगी वहां दिखेगी नहीं भाई, जेडीयू से बेहतर तो कांग्रेस से है, भाजपा नहीं है तो कांग्रेस को दे दो। ये ठीक है। बात नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि बीजेपी के कोर वोटर का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें इस विधानसभा चुनाव में नहीं मिलना है। जाति जनगणना का मुद्दा अलग से है, आरक्षण के ना को 9 शेड्यूल में डालने का मुद्दा अलग से है। आखिर देखिए, खून लगाने के बाद अब उसको कहिएगा कि शाकाहारी बन जाओ तो कैसे होगा, जब अरे एक अब बार इतना आपने 49 को काहे बढ़ाकर बोल रहे 65 हो? कर अरे दिया। मान सुनिए, आपका यही जी, ओपिनियन है ना कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश पाला बदल देंगे? निश्चित तौर पर ये, क्योंकि बीजेपी के चलिए, साथ चुनाव लड़ना, ये बात नीतीश कुमार अब जान चुके हैं कि बस चलिए, चुनाव ठीक लड़ना है। विधानसभा में। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही थी, उनकी अपनी जरूरत थी। यहां उनकी अपनी जरूरत नहीं है कि उनके वोटर भी डिमोटेड रहेंगे। जी, चलिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। चलिए, तो दिल्ली से हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि बेमेल शादी है बीजेपी और जदयू के बीच, जल्द ही मेल शादी होने वाला है, मतलब राजद और जदयू एक साथ आ सकते हैं। देखिए, इस तरीके के कयास कई महीने से लगाई जा रही है, जब से सरकार गठबंधन में ये नीतीश कुमार मजबूती के साथ उभर कर है। और जब से नीतीश कुमार बिहार में ड्राइविंग सीट पर आए हैं, तब से ये चर्चाएं और भी तेज हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या 2017 2022 वाली स्थिति में नीतीश कुमार आज हैं क्या? बड़ा सवाल है। चलिए, इस बड़ी खबर कह सकते हैं या बड़ी बहस कह सकते हैं,
तो यही समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।